अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्ट्रॉशन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस आयशा ने भेजी है। ये बताती है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो कराची से है और कराची के एक पोश इलाके में ये रहा करती हैं। इनकी जो पैदाइश भी है वो भी कराची की है, लेकिन इनकी जो फैमिली है यानी इनका जो ननियाल है या ददियाल है या जो भी बड़े लोग हैं वो सारे के सारे इंटीरियर सिंध में रहा करते हैं। जब भी कोई इवेंट होता है, कोई तकरीब होती है, कोई प्रोग्राम होता है, अल्लाह न करे किसी की डेथ हो जाती है या कोई भी शादी वगैरह होती है, तो ये सारे के सारे लोग आम तौर पे इंटीरियर सिंध में एक जगह है सांगड़, वहाँ पे जाते हैं, वहीं पे सारे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, वहीं पे सारी सेलिब्रेशन होती हैं, या फिर अल्लाह ना करे अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी तदफीन भी वहीं पे की जाती है। ये बताती है कि 2004 में इनकी खाला की शादी की तैयारी हो रही थी और वैसे ही था कि ये लोग कराची में रहा करते थे, लेकिन खाला की शादी के लिए ये सारे के सारे घर वाले, पूरी की पूरी फैमिली सांगड़ गई हुई थी। ये बताती है सांगड़ के अंदर इनकी जो रिहाइश है या इनका जो घर है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा घर है जिसको आप एक हवेली भी कह सकते हैं। और जैसे टिपिकली हवेलियाँ हुआ करती हैं, जैसे प्री पार्टीशन हवेलियाँ होती थी, यानी कि जब आप हवेली के अंदर एंटर होते हैं तो एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर होता है, उसके सराउंडेड कमरे बने हुए होते हैं, बीच में एक सहन मौजूद होता है और उस सहन के अंदर 2-3 दरख्त हुआ करते हैं। तो वैसे ही इनकी हवेली थी और जब ये अपनी खाला की शादी के लिए वहाँ पे गई हुई थी तो ये बताती हैं कि कुछ अजीब बातें थीं या कुछ अजीब वाक़ियात थे जो मैं मुसलसल नोट कर रही थी। हालांकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं उस वक्त तकरीबन 12 या 13 साल की थी, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो मेरे जहन पे नक्श हो रहा था। मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी या उसको मैं अपनी मेमोरी में सेव कर रही थी। जैसे कि ये बताती हैं कि जब मैं शादी में गई थी तो जिस दिन से, यानी जब से हम शादी में गए थे, उस रात से ही मैं नोट कर रही थी कि रोज़ाना एग्जैक्टली 3 बजे मेरी आँख खुलती है और बाकायदा ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे हिला के उठा दिया है या किसी ने मुझे झंझोड़ा है। आप कह सकते हैं एक दफ़ा इत्तफाक हो सकता है, दूसरी दफ़ा हो सकता है, लेकिन तीसरी दफ़ा इत्तफाक नहीं हो सकता। मैं नोट कर रही थी कि पिछले 4-5 दिन से जब से मैं यहाँ पे रुकने आई हूँ, कोई है जो मेरे कमरे में आता है, ना सिर्फ आता है बल्कि आने के बाद एग्जैक्टली रात के 3 बजे मुझे उठा देता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे उठाना तो कोई बात नहीं है कि मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मेरी नींद ख़राब हो जाती है, लेकिन जब मैं उठ के बैठती हूँ या 3 बजे जब मैं उठती हूँ तो मुझे वहाँ पे सराउंडेड एरिया में या इस कमरे के बाहर, ख़ास तौर पे ये जो हवेली है, इस हवेली का जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे 2 दरख्त मौजूद हैं, ख़ास तौर पे उस हिस्से से मुझे आवाज़ आ रही होती है। और ये जो आवाज़ है बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई ख़वातीन हैं, 3-4 औरतें हैं जो आपस में बात कर रही हैं और बात करते करते एकदम से शाउट करना शुरू कर देती हैं। ये जिस ज़बान में बात कर रही होती हैं, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि इस ज़बान को समझ सकूँ, लेकिन मैं चाहने के बावजूद भी इसको समझ नहीं पाती। मेरा ख़्याल है कि शायद ये गुजराती में बात करती हैं या इसी तरह की किसी ज़बान में बात किया करती हैं। अच्छा, 2-4 दिन तक तो मैं ऑब्ज़र्व करती रही। उसके बाद जब मुझे मुसलसल आवाज़ें आती रहीं और ये जो अजीब सी ज़बान थी इसमें आवाज़ें आती रहीं, तो 4-5वें दिन मैं उठी और ना सिर्फ उठी, मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके देखती हूँ आखिर ये कौन औरतें हैं जिनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। अब क्योंकि ये शादी का घर था तो मेरा यही गुमान था, हो सकता है कोई गेस्ट आई भी हों, आउट ऑफ सिंध से हों या किसी और जगह से हों, जो किसी ऐसी ज़बान में बात करते हैं जो मेरी समझ नहीं आती। बहरहाल जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कमरे से निकली और कमरे से निकलते ही कॉरिडोर से होती हुई सीधे सहन की तरफ आई तो मुझे वाज़े तौर पे लग रहा था
کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ اسی صحن سے آ رہی ہیں یا اسی آنگن سے آ رہی ہیں جہاں پہ 2 درخت موجود ہیں، اور نہ صرف درخت موجود ہیں بلکہ ان درختوں کے نیچے بینچز لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ بیٹھنے کا انتظام موجود ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں اندر انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن مسلسل کسی کے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا، وہ تھا اگنور کرنا، لہٰذا میں نے اگنور کیا، اور اگنور کرنے کے بعد میں واپس اپنے روم میں آ گئی جہاں پہ میں سو رہی تھی، اور آ کے دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہوا کہ کوئی ہے جس نے کوریڈور سے چلنا شروع کیا ہے، اور وہ جو بھی ہے اس نے پائل پہنی ہوئی ہے، کیونکہ مسلسل پائل کی آواز آ رہی ہے، جیسے عام طور پہ چھن 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 اس طرح آواز آیا کرتی ہے، ویسے ہی مسلسل آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز آہستہ آہستہ کر کے میرے کمرے کے قریب آ رہی ہے، یعنی کہ کوئی ہے جو وہاں سے چلتا ہوا میرے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے اور شاید میرے کمرے میں آنا چاہتا ہے۔ ابھی میں اس آواز پہ غور کر ہی رہی تھی یا یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی یہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، اور جو بھی موجود ہے اس نے بھی پائل پہنی ہوئی ہے، اور وہ میرے سرہانے کی طرف سے ہوتا ہوا میرے پاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی میں نے آواز سنی تو میں خوف کے مارے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کمرے کے اندر جو لائٹ موجود تھی یا جو بلب موجود تھا وہ میں نے بند کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں اٹھ کے بیٹھی تو ایک دم سے مجھے شدید سردی لگنے لگی۔ ایسا لگنے لگا کہ مجھ پہ کوئی چیز طاری ہو گئی ہے، میں شدید خوف کا شکار ہو چکی تھی، اور بتدریج میری حالت غیر سے غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے میں نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد میں اٹھی، میں نے بلب آن کیا، اور جیسے ہی میں نے بلب آن کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے پہ، یعنی جہاں پہ میں لیٹی ہوئی تھی، ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس نے گھاگھرا چولی پہنا ہوا ہے، جیسے کہ عام طور پہ تھر کے اندر یا راجستھان کے اندر خواتین پہنا کرتی ہیں۔ اس کی بہت ہی بھیانک، بہت ہی خوفناک شکل ہے، اور وہ مسلسل مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے، اور نہ صرف مسکرا رہی ہے بلکہ آہستہ آہستہ کر کے اس نے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اپنے قدم اٹھا رہی ہے ویسے ویسے چھن 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 اس طرح کر کے مسلسل آواز آ رہی ہے۔ اسی دورانی میں جب میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ جو اس کے پاؤں ہیں وہ مکمل طور پہ الٹے ہیں، یعنی اس کی جو ایڑیاں ہیں وہ آگے کی طرف ہیں، اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ پیچھے کی طرف ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں نے بہت زور سے چیخ ماری، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سراؤنڈڈ میری امی، میری خالہ، میرے ماموں، میرے فادر، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور مجھے دیکھ کے سب پریشان تھے۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا ہوا تھا، تم اتنی بری طرح چیخی کیوں تھی۔ یہ بتاتی کہ کچھ دیر تک میں خاموش رہی۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے یا میرا خوف ختم ہوا تو میں نے ان سب کو سارا کا سارا واقعہ بتایا، اور میں نے بتایا کہ مجھے مسلسل 2-3 دن سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کے بعد مجھے پائل کی آواز آئی، اور پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو سلیے میں تھی۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو میرے نانا تھے انہوں نے مجھے کہا کہ پریشان نہیں ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہو، میں تم پہ ابھی دم درود کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی۔ کچھ دیر تک میرے نانا مجھ پہ دم درود کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم اکیلی اس کمرے میں نہیں سونا، یا تو تم کسی کو اپنے ساتھ لے کے سو، ورنہ پھر کسی اور کے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں جا کے سو جاؤ۔ خیر اس کے بعد سے ایسے ہی ہوا کہ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی، وہاں پہ میری کزن تھی، اور میری کزن کے ساتھ ساتھ جو میری بڑی خالہ تھیں وہ بھی موجود تھیں، اور یہ جو کمرہ تھا جہاں پہ میں پہلے رکی ہوئی تھی یا پہلے سو رہی تھی، وہاں پہ میری جگہ اب میری چچی آ گئی تھی۔ 1-2 دن تو خیریت سے گزر گئے۔ 1-2 دن کے بعد ٹھیک رات کے 3 بجے جب دوبارہ سے میری آنکھ کھلی تو جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو ایک دم سے میری چچی کے چیخنے کی آواز آئی، اور جیسے ہی ان کی آواز آئی تو سارے کے سارے لوگ ان کے کمرے میں پہنچے، اور جب ہم سب وہاں پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ چچی بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، اور جو ہمارے چچا ہیں وہ ان کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، اور نہ صرف قریب کھڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ ان پہ مسلسل دم درود کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح چچی ہوش میں آ سکیں۔ کچھ دیر تک جب وہ دم درود کرتے رہے اس کے بعد جو میری چچی تھیں وہ ہوش میں آئیں، اور جب وہ ہوش میں آئیں تو ان کو شدید بخار ہو چکا تھا،
वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थीं। बहुत ज़्यादा खौफ था जो उनके चेहरे पे मौजूद था। खैर, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके बताना शुरू किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे चचा कमरे में आते ही सो चुके थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं मुसलसल जाग रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई नॉवेल वगैरह, कोई किताब वगैरह पढ़ लेती हूँ। और जैसे ही मैंने किताब पढ़ना शुरू की, वैसे ही मुझे एकदम से आवाज़ आना शुरू हुई और ऐसा लगना शुरू हुआ कि जैसे किसी ने कोई पायल पहनी हुई है और पायल पहन के वो कॉरिडोर से होता हुआ हमारे कमरे की तरफ या मेरी तरफ बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही ऐसा लग रहा था कि अब ये जो पायल की आवाज़ है वो कमरे के अंदर से आ रही है। अब जब इनको ऐसा लगने लगा तो इन्होंने चचा को उठाने की कोशिश की। ये मुसलसल कोशिश करने लगी, लेकिन चचा उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी दौरानिए में एकदम से जो इनका कमरा था उसका गेट खुला। इनकी चच्ची बताती हैं कि जैसे ही गेट खुला तो इन्होंने देखा कि इनके सामने एक लड़की या एक औरत खड़ी हुई है और उसकी जो शक्ल है या उसका जो चेहरा है वो हूबहू इनकी तरह है। यानी कि इनके सामने जो गेट मौजूद है उस गेट के ऊपर इनकी हम शक्ल खड़ी हुई है और इनको देख के मुस्कुरा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जो इनकी हम शक्ल थी वो आगे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ बढ़ती चली आ रही थी। और जैसे ही वो इनके बिल्कुल करीब आई तो उन्होंने एक ज़ोर से चीख मारी और ये बेहोश हो गई। अब ये जो कुछ हो रहा था ये सबके सामने था। हालांकि ये शादी वाला घर था, सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे और सबकी जो निगाहें थीं वो हमारे नाना की तरफ थीं, क्योंकि सब नाना को सवालिया निगाहों से देख रहे थे या सब ये चाहते थे कि नाना कुछ ना कुछ करें ताकि ये जो मामलात पेश आ रहे हैं, ये जो औरत नज़र आ रही है या ये जो चुड़ैल नज़र आ रही है वो नज़र आना बंद हो। ये बताती है कि बिला आखिर अगले दिन इनके जो नाना थे वो करीबी मस्जिद से उसके इमाम साहब को लेके आए और वो जो इमाम साहब थे उन्होंने पूरे के पूरे घर का या पूरी हवेली का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप 1 से 2 दिन दें, 1 से 2 दिन के अंदर मैं इसको चेक करता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या मामला थे और किस वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ठीक 3 दिन के बाद इनके जो नाना थे उनकी मुलाकात उन्हीं इमाम साहब से हुई जो इनके घर को या इनकी हवेली को देख के गए थे और जिनको इसका इलाज करना था। उन इमाम साहब ने बताया कि मैंने इसका इस्तिखारा किया है, इसकी मालूमात हासिल की हैं और जो मैंने हिसाब लगाया है उसके मुताबिक ये जो आपकी हवेली है या जो आपका घर है उसका जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे पेड़ वगैरह मौजूद हैं आपको वहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब के मुताबिक यहाँ पे कोई ना कोई औरत है जिसको दफन किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि वो जो औरत थी उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, जिसकी वजह से जो औरत है ये मुसलसल नज़र आती है और ये आके मैसेज देने की कोशिश करती है आपको। शुरू में तो इनके नाना इग्नोर करने लगे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब सारे के सारे घर वालों ने ज़िद की और सब ने कहा कि ऐसा ही करें जैसे इमाम साहब कह रहे हैं, तो बिला आखिर इन लोगों ने खुदाई करवाई। और जब इन लोगों ने खुदाई करवाई तो वहाँ पे हड्डियाँ और कुछ चीज़ें निकली जिनको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ पे किसी औरत को वाकई में दफन किया गया था। ये बताती है कि जब हड्डियाँ निकली तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने इन हड्डियों को एक जगह रख के प्रॉपरली नमाज जनाजा अदा की, और ना सिर्फ नमाज जनाजा अदा की बल्कि नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनकी प्रॉपर तदफीन की, क्योंकि इमाम साहब के मुताबिक यकीनन इस औरत के साथ कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से ये अक्सर अपनी प्रेजेंस शो करती है। ये बताती है वो शादी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, उसके बाद हम वापस कराची में आ गए। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और गुजरते टाइम के साथ हम लोगों को पता चला या हमें यकीन आया कि वाकई में जो कुछ इमाम साहब बोल रहे थे वो सब कुछ ठीक था, क्योंकि जब हमने उसकी नमाज जनाजा करवाई या उसकी दोबारा से तदफीन की तो उसके बाद से वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी या वो जो भटकती हुई आत्मा थी या बदरू थी वो नज़र आना बंद हो गई। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये खुर्रम साहब ने भेजी है। खुर्रम साहब इससे पहले भी मुतादिद स्टोरीज़ को भेज चुके हैं और ये जो इनकी स्टोरी है ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनकी अपनी स्टोरी है और ये चाहते हैं कि मैं वैसे ही आपको बयान करूं जैसे इन्होंने मुझे शेयर की है। मेरा नाम सैयद खुर्रम अली है और मैं पिछले 11 से 12 सालों से एक सेलुलर कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब किया करता हूँ। मेरा जो ऑफिस है वो शाहरा फैसल पे NICL बिल्डिंग के करीब वाक़या है
और आम तौर पे जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है तो रात के तकरीबन 12:30-1 बज रहे होते हैं। उसके बाद जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ, ज़ाहिर सी बात है मेरे पास अपनी कोई कन्वेंस नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो एक बस है ख़ास स्पेसिफ़िक जो वहाँ से नॉर्थ कराची की तरफ आती है, मैं उस बस को पकड़ूँ ताकि अपने घर पहुँच सकूँ। वहाँ पे आखिरी बस जो है वो 1 बजे तक आया करती है। इसी तरह एक रात थी और सर्दियों के दिन चल रहे थे। ऑफिस से जब मैं निकला तो रात के 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मुझे पता था कि 1 बजे तक मुझे गोरा कब्रिस्तान के सामने वो बस मिल जाएगी और उस बस को लेके मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ मैं रहा करता हूँ। बस का इंतज़ार करते करते 10 से 15 मिनट हो चुके थे। गोरा कब्रिस्तान के सामने मैं अकेला खड़ा हुआ था और मुझे हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ ऐसा लग रहा था कि शायद जो आखिरी बस है वो जा चुकी है, अब मुझे बस नहीं मिलेगी, लिहाजा मुझे ऑटो में या लिफ्ट लेके या मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए अपने घर पहुंचना होगा। लेकिन एक दिल था वो कह रहा था कि मैं 5-10 मिनट मज़ीद वेट करूं, लिहाजा मैंने यही डिसाइड किया कि 10 मिनट मज़ीद वेट करता हूं। अगर 10 मिनट के अंदर बस नहीं आई, यानी 1:15 तक बस नहीं आई, तो फिर मैं रिक्शे में चला जाऊंगा या किसी से लिफ्ट का इंतज़ाम करूंगा। और उस दिन ऐसे ही हुआ कि मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और बस नहीं आई। अब जब 1:15 तक बस नहीं आई तो मैंने ये सोचा कि मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, यानी कि जो शारा फैसल है वहाँ पे उस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे डिग रोड तक जाने के लिए बसेस मिल जाती हैं या कम से कम रिक्शे मिल जाते हैं। खैर, मैंने जैसे ही रोड क्रॉस किया तो मेरे सामने थाना मौजूद था और मेरी बैक साइड पे यानी मेरी पीठ की तरफ गोरा कब्रिस्तान था। मैं जैसे ही थाने के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि थाने से कुछ फासले पे एक औरत है या एक लड़की है जो खड़ी हुई है और उसने बाकायदा वाइट कलर की चादर उड़ी हुई है। आम तौर पे इतनी रात में वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी नहीं होती, क्योंकि जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ या जॉब किया करता था वहाँ पे भी लड़कियों के लिए अमूमी तौर पे शाम की शिफ्ट हुआ करती थी। रात में लड़कियों को इधर जॉब करना अलाउ नहीं था। कुछ देर तक मैं खड़ा हुआ ऑब्ज़र्व करता रहा और अंदाज़ा लगाता रहा या पहचानने की कोशिश करता रहा कि ये लड़की किस ऑफिस की है, कहाँ से आई है। लेकिन उसने सिर्फ वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, एक बड़ी सी चादर थी जो अपने ऊपर डाली हुई थी, और इस चादर को देख के मुसलसल मुझ पर खौफ तारी हो रहा था। अब क्योंकि उसके ऊपर चादर डली हुई थी तो उसकी जो शक्ल थी या उसका जो चेहरा था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं हैरान था कि अगर ये किसी बस का या किसी कन्वेंस का वेट कर रही है तो इसको चादर अपने ऊपर इस तरह नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरह चादर डालने से उसको आने जाने वाली गाड़ियों का ना पता चलेगा, ना किसी कन्वेंस का अंदाज़ा होगा, ना गाड़ियों के नंबर का अंदाज़ा होगा, ना ऑटो का अंदाज़ा होगा, यानी कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उसने हंसना शुरू किया, और जैसे ही उसने हंसना शुरू किया तो ना चाहते हुए भी मैंने पलट के या उसकी तरफ देखा। मुसलसल उसके चेहरे पे या उसके ऊपर वाइट कलर की चादर पड़ी हुई थी, और मैं ये सोच ही रहा था कि ये किस तरह की अजीब लड़की है या पागल लड़की है, बग़ैर वजह के खड़े खड़े इतनी ज़ोर से हंस रही है। इसी दौरानिए में वो जो चादर थी वो उसके सर पे से नीचे हुई, और जैसे ही वो चादर उसके सर पे से नीचे हुई तो अब उसका मुंह मुझे नज़र आने लगा। जैसे ही मैंने उसके मुंह को देखा तो उसका मुंह देख के एकदम से मेरी चीख निकल गई। ना सिर्फ चीख निकली, मुझ पे खौफ तारी हो गया। मैं बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो जो औरत है या वो जो लड़की है उसका जो चेहरा है मुकम्मल तौर पे ज़ख्मी है। उसके चेहरे पे बहुत सारे ज़ख्म हैं जो मौजूद हैं, और उन ज़ख्मों से मुसलसल खून निकल रहा है। अब ये कैसे मुमकिन था कि एक औरत जो तकलीफ़ में हो, जिसको चोट लगी हुई हो या इतना सारा खून निकल रहा हो, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसे। बहरहाल फ़ौरन से मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ देखते देखते मैंने वो जो पुलिस स्टेशन था उसके गेट की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैं उसके गेट के पास पहुंच गया, और जैसे ही मैं इस पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो मैंने देखा इत्तेफाक से 2 सिपाही हैं जो अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। उनको देख के मेरी जान में जान आई। वो मुझे देख के घबरा गए और पूछने लगे कि भाई खैरियत तो है, इस तरह क्यों भाग के आ रहे हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं। वो लोग ये समझे कि शायद कोई मोबाइल स्नैचर्स मेरे पीछे लग गए, कोई डाकू वगैरह आ गए। लेकिन जब मैंने उनको पूरा का पूरा किस्सा सुनाया या पूरी बात बताई तो वो मेरे साथ बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो वहाँ पे ना वो औरत मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था।
اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی کہ کبھی بھی روڈ کراس کر کے سامنے کی طرف نہیں آؤں گا، اور میں نے اس کے بعد سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ گورا قبرستان یا اس کے قریب میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں جو بھی سٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ ساری کی ساری سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے، ہم سب کی فیملی اور ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔